الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। जब मैं होश में आई तो मैं ऐसी जगह पर थी जहाँ से मेरी चीखों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मैं मुंबई के अंदर एक छोटी सी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपनी जॉब कर रही थी। मैं उस जॉब में बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पर एक लड़की आई जिसने मुझसे दोस्ती करी। कुछ ही दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, घुल मिल के रहने लगे। अपनी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करा करते। वो मेरी सुना करती और मैं उसे अपने घर की सारी बात बता दिया करती। वो जान जान के मेरे घर की सारी बातें मुझसे पूछती और मैं बता दिया करती। और इसी तरीके से वो मेरी सारी बातें, घर के हर एक चीज़ को जान चुकी थी। उसे ये भी पता था कि मैं घर के हालात से परेशान हूँ, इस वजह से ये जॉब कर रही हूँ। कई बार उसने कहा कि तुम अच्छी बड़ी जॉब पे अप्लाई करके देखो, हो सकता है तुम्हें बड़ी जॉब मिल जाए क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा कि नहीं, बस मैं यहीं पर खुश हूँ क्योंकि जितने मुझे मिलते हैं हम उसके अंदर अपनी अच्छे से गुज़र बसर कर लेते हैं। बस इसी तरीके से उसने मेरे घर के, मेरे हालात के, हर चीज़ के हाव भाव लिए। यहाँ तक कि वो अपने घर की भी बातें मुझे बताया करती थी और मैं सच मान लिया करती थी। लेकिन ये उसका एक पहला चेहरा नहीं था, ये दूसरा चेहरा था उसका। असली चेहरा तो मेरा जब उसके सामने आया, जब मैंने अपने आप को ऐसी जगह पे पाया जहाँ से मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। बात कुछ इस तरीके से हुई कि मेरे घर के हालात थोड़े ख़राब हो गए। 2 महीने का रेंट मेरे ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने अपनी परेशानी उससे बताई। उसने कहा कि अगर कोई बड़ी जॉब मिलती है तो तुम उसको करो, यहाँ से हट जाओ। मैंने सोचा कि ये सही कह रही है। मैंने उससे कहा अगर कोई तुम्हारी नज़र में होगी तो तुम भी मुझे बताना। वो कहने लगी ठीक है, क्योंकि अपने घर के हालात तो मैं बता ही चुकी थी उसको और अपने भी हालात बता चुकी थी, जिसकी वजह से वो मेरी अच्छी तरीके से सब चीज़ों की जानकारी ले चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी आईडीज़ वगैरह भी उसके पास रहा करती। कभी वो अपनी मुझे दे देती तो कभी मैं अपनी उसे दे देती। वो किसी न किसी बहाने से मुझे मांग लिया करती थी और मैं दे दिया करती थी। बस एक दिन अचानक ही उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ। मैंने उससे पूछा क्यों, क्या बात हुई? तो उसने कहा कि मेरी एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र है और मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा तो फिर कैसे करोगी? तो कहने लगी मैं उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकती और मैं यहाँ पर रह भी नहीं सकती। मैंने उससे कहा जब तुम्हारा परिवार खुश नहीं तो तुम क्यों ऐसा काम कर रही हो? जिसमें वो खुश है वही काम कर लो। उसने कहा तो एक काम करो, तुम भी तो परेशान हो, मैं उस जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। मेरी बदली पे तुम वहाँ चली जाओ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बात हुई भी है तो मैं कैसे जा सकती हूँ? वो कहने लगी वो सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अपने घर वालों को मना लो। मेरे घर वाले तो मान नहीं रहे हैं। कुछ दिनों में मैं अपने घर वालों को मना लूँगी और उस कंपनी में तुम्हारे साथ जॉइंट हो जाऊँगी। मैंने उससे कहा कि वहाँ सैलरी क्या है? उसने कहा पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी यहाँ सैलरी क्या है? मैंने कहा मेरी तो 19,000 है। तुम्हें तो पता है, तुम जानती हो। कहने लगी वहाँ 1 लाख है। वो 1 लाख सैलरी मिलेगी और अगर हमारा काम अच्छा मिला तो आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। बस फिर क्या था, मैं लालच में आ गई। मैंने उससे कहा कि मैं घर वालों से बात करती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपने घर वालों को जब 1 लाख की बात बताई तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने पूछा कहाँ पर है ये जॉब? मैंने उन्हें बताया कि कलकत्ता में। उसने भी मुझे कलकत्ता का ही बताया था। मुंबई से कलकत्ता का मैंने जब सुना था तो नई सिटी, नई चीज़ें, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। नाम सुना था कि चलो मुंबई से निकल करके कहीं और जाएंगे। फैमिली वालों ने कहा जब तुम्हारा सब सेट हो जाएगा तो फिर हम भी आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उस लड़की ने मुझे सारी चीज़ें, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके और नई तरीके से मुझे सब पेपर वगैरह बना करके दिए और कहा यहाँ पर चले जाना, ये एड्रेस है और यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू होगा और तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। बस फिर क्या था, मैं भी निकल गई कलकत्ता के लिए। ना सोचा ना समझा, एक ऐसा फ़ैसला लिया जो ख़तरों से भरा हुआ था, पर भरोसा था ना उस पर। आँख बंद करके मैंने भरोसा करा और उसने मेरे साथ ये क्या करा। जैसे मैं कलकत्ता पहुंची, वहां जाकर मैंने एक होटल में रूम लिया और वहां अपना सामान रख करके मैं इंटरव्यू देने चली गई।
मेरे पास सिर्फ एक बैग था, बाकी सारी चीज़ें मेरी होटल में ही थी। जब मैं इंटरव्यू देने गई, काफ़ी बड़ी लाइन लगी थी, बिल्कुल ऑफिस जैसा लग रहा था। कुछ लोगों के बाद में मेरा नंबर आया, उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थी, सबको आते जाते मैं देख रही थी। कभी ये माहौल मैंने देखा नहीं था। इंटरव्यू तो मैंने बहुत दिए थे, लेकिन यहाँ का तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। मेरे इंटरव्यू में थोड़ी सी टाइम अभी बाकी था। इतने में एक पियून आया और उसने कहा, चाय पियोगी आप? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, कोल्ड ड्रिंक चाय ले लीजिए। मैंने उसे मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद में एक बुज़ुर्ग जैसे आए और वो कहने लगे, बेटा चाय पियोगी क्या? मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सुबह से मेरी चाय नहीं बिकी, एक चाय ले लोगी तुम्हारा इंटरव्यू पास हो जाएगा, दुआएं दूंगा, मेरे बच्चों की दुआएं लगेंगी। बस मैंने सोचा शायद मेरी इनकी दुआओं से मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा और मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। मैंने उनसे वो चाय ली। चाय ले करके मैंने कहा, अभी तो मेरा टाइम है थोड़ा सा, मैं बैठ के आराम से पी लेती हूँ। मैं चाय पीने लगी। चाय पीते पीते मुझे हल्का सा नशा सा हुआ और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जब मुझे होश आया, मैं एक कमरे के अंदर थी और बाहर बहुत आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोग मेरे कमरे में आ रहे थे, जा रहे थे। मैं इस हालत में थी कि मैं अपने आप को देख के शर्मा गई। आप समझ सकते हैं कि मैं किस हालत में थी और मैं कहाँ थी। मैं दिल्ली के जीबी रोड के एक बड़े से कमरे में थी। आपको पता है दिल्ली के अंदर वो जगह कैसी है। मैं उठना चाह रही थी पर मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। एक शख्स आता, फिर चला जाता, फिर दूसरा आता, फिर चला जाता, और इस तरीके से पता नहीं मैं कब तक बेहोश पड़ी रही। जब मुझे होश आता तो वो मुझे इंजेक्शन लगा दिया करते और मैं बेहोश हो जाया करती। फिर उनके यहाँ का वही सिलसिला चलता रहता। जब उन्होंने ये देखा कि कई दिन हो चुके हैं मुझे और इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया, फिर मेरे पूछा एक लड़की से कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसने मुझे बताया, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ पर हो? ये जीपी का एक बहुत बड़ा गैंग है जहाँ पर जिस्म फरोशी होती है। मैं ये सुन के चुप हो गई और मैंने फिर मेरे दिमाग में काम लिया कि मैं किस तरीके से यहाँ आई, कैसे कैसे मेरे साथ किसने खेल खेला। उसने लड़की ने मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ पर एक दो शख्स आए थे और वो छोड़कर चले गए, तुम बेहोश थी उस वक्त। फिर उस लड़की को मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। वो लड़की भी इसी तरीके से आई थी जैसे मैं आई थी। उसने कहा कि एक लड़की ने मेरे साथ भी इसी तरीके से करा था और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक कंपनी में मैं काम करती थी जहाँ से उसने मुझे बड़े ऑफ़र का कहकर यहाँ भेज दिया था और इसी तरीके से तुम्हें भी भेजा गया है। जब मैंने ये सब सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे अपने जिस्म फरोशी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। उसने मुझे एक तरीक़ा बताया कि जब भी कोई ग्राहक आया करे तुम उससे अपनी मदद मांगने की कोशिश करा करो। हो सकता है किसी के दिल में रहम आ जाए और वो तुम्हारी मदद करे। अपने घर के नंबर दे दो। बस मैंने इसी तरीके से करा। जो भी ग्राहक सही लगता है मैं उसे अपने घर के नंबर दे दिया करती और कहती, मेरे भाई से कहना मैं इस जगह पर हूँ। कई लोग आए गए लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। उसी बीच में एक ऐसा लड़का आया जो कम उम्र का था और वो मेरी बात को समझ गया। 2-3 बार मैंने उससे मदद मांगी, जब जाके उसने मेरी मदद करी। वो नंबर उसने मेरे भाई को कॉल करा उस नंबर से और उसने बताया कि तुम्हारी बहन दिल्ली के जीबी रोड पर है, अगर तुम्हें अपनी बहन से मिलना है तो तुम उसके साथ ग्राहक बनकर आओ और आकर के देखो तुम्हारी बहन किस हालत में है। वो बहुत बुरी हालत में है। वो कहती है मुझे यहाँ से निकाल लो, मेरा भाई मुझे निकाल के ले जाएगा। बस फिर क्या था, मेरे भाई को जब ये बात का पता चला, मेरा भाई तड़प गया और वो जिस तरीके से भी दिल्ली हो सका आया। आने के बाद में वो ग्राहक बन करके उस जगह पर पहुंचा और पहुंच करके उसने बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन उसने कहा मुझे ये सब में से कोई भी पसंद नहीं है, मुझे कुछ ख़ास चाहिए ताकि मेरा दिल बहल सके। वो लोग समझ गए कि इसे कोई कम उम्र की लड़की चाहिए और उन सब के बीच में मैं ही एक कम उम्र की लड़की थी। उन्होंने मेरे कमरे में भेजा लेकिन कहा कि इसका रेट डबल है, तुम्हें डबल रेट देना होगा। मेरा भाई बोला कि ठीक है, मैं डबल रेट ही दूंगा। और इस तरीके से वो मेरा भाई मेरे पास तलक पहुंच गया। जब वो मेरा भाई मेरे पास पहुंचा तो उसने मुझे आंखों से ही देख के इशारा कर दिया कि बिल्कुल भी ज़बान खोलना मत। मैं समझ गई कि मेरा भाई मदद के लिए आ गया है। मेरे भाई ने आकर के मुझसे फिर बात करी। जैसे ही कमरा बंद करा, टाइम पूरा होने लगा, इतने में ही दरवाज़ा खटखट करने की आवाज़ आई। मेरे भाई को मैंने सब कुछ बताया। उस लड़की ने बताया था कि दिल्ली का कौन सा ऐसा
पुलिस स्टेशन है जहाँ से हमारी मदद हो सकती है। वहाँ एक लेडीज़ पुलिस है, वही हमारी मदद कर सकती है। बस मैंने अपने भाई को सारी चीज़ें बता दी और मेरे भाई ने फिर इसी तरीके से करा। मेरा भाई उस पुलिस ऑफिसर से मिला, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। मेरी हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी थी, ना मैं खड़ी हो सकती थी ना मैं चल सकती थी, क्योंकि मैं एक तो कम उम्र थी और फिर रात दिन मेरे साथ इस तरह से हो रहा था। उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत साथ दिया हमारा और कहा कि तुम ग्राहक बन करके ही उसके पास जाते रहना, ताकि तुम पता चले तुम्हारी बहन कहाँ तलक है। हो सकता है वो लोग आगे पहुँचा दे और हम यहाँ देखते ही रह जाएं। पूरी सोर्स ने काम करा और पुलिस जोश में आई। फिर उन्होंने वहाँ पर छापा मारा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है छापा लगने से पहले वहाँ पैसे भरे जाते हैं और फिर छापा नहीं लग पाता। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं किस्मत ने ज़ोर मारा था या पता नहीं क्या बात थी, किसकी दुआ थी मैं नहीं जानती। जब छापा लगा तो उस टाइम पे मेरा भाई मेरे कमरे में मौजूद था। दोनों बहन भाई की ज़िंदगी हमारी ख़तरे में थी। डर लग रहा था मुझे ये कि कहीं मेरे साथ साथ मेरे भाई को कुछ ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर रहम करा और पुलिस ने छापे में हम सबको बाहर निकाला। और उसके साथ साथ मैं उस जेल से, उस कैद खाने से 3 महीने में रिहा हुई। 3 महीने में मेरी वो हालत हो चुकी थी जो मैं अपने आप को नहीं पहचान सकती थी। जब मैं पुलिस स्टेशन आई, मैंने आने के बाद में उन सब के नाम बताए, जो लोग मुझसे मिले थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। सबसे पहले मैंने उस सहेली का, अपने फ्रेंड का नाम बताया जो बम्बई में मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो चुकी थी और उसके डॉक्यूमेंट्स भी उसने अपने चेंज कर दिए थे। लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उन्होंने उस लड़की को वहाँ से खोज निकाला। जिस ऑफ़िस में मैं इंटरव्यू देने गई थी, उस ऑफ़िस पे भी छापा लगा और उन लोगों को भी पकड़ा। पता चला यहाँ जिस्म फरोशी का काम होता है और कम उम्र की लड़कियों को ये इसी तरीके से ठगते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा देते हैं। मेरी जैसे जाने कितनी लड़कियाँ उस जगह पर कैद थी, जाने कितनी छूटी और कितनी फिर वापस वहाँ चली गई। मेरी किस्मत तेज़ थी या सबकी दुआएं थी, माँ की दुआएं थी या क्या था जो मैं वहाँ से निकली। इसलिए कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी। बेनाम हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रही हूँ ताकि आप भी सतर्क रहें और ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहें।